हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी एज अ साइंस। क्योंकि यार ये सबसे ज़्यादा डिबेट चलती है और ये अक्सर क्वेश्चन भी आता है आपके एग्जाम के अंदर कि यार साइकोलॉजी वाकई कोई साइंस की फील्ड है कि भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये साइंस की फील्ड नहीं है, कुछ कहते हैं नहीं जी ये साइंस है, ठीक है, कुछ कहते हैं जी नेचुरल साइंस है, कुछ कहते हैं ये सोशल साइंस है। तो जनाब ये सवाल कई बार आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है। सो हम इसको किस तरह टैकल करेंगे एग्जाम के अंदर, और दूसरा इसका क्या कॉन्सेप्ट है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले भाई, जब से ये साइकोलॉजी की फील्ड इंट्रोड्यूस कराई गई है 19वीं सदी के अंदर, तब से ये डिबेट चलती है कि आया ये इसको वाकई एक साइंटिफिक फील्ड माना जाए कि नहीं माना जाए। वैसे तो हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है उसके मुताबिक तो ये एक साइंटिफिक फील्ड है, क्योंकि इसके अंदर रिसर्च के मेथड इस्तेमाल होते हैं। सिस्टमेटिक तरीके से हम जो है ना बिहेवियर को और मेंटल प्रोसेस को स्टडी करते हैं, ठीक है। इसके अंदर कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट होते हैं, डेटा कलेक्शन की जाती है एक साइंसी तरीके से, और साथ में हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी होती है। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये तो हैं सारी की सारी वो साइंटिफिक चीज़ें हैं। ये जो लेबोरेटरीज के अंदर काम किए जाते हैं ये वही हैं, ठीक है ना। लेकिन साथ में यार जब ये बात करते हैं ना तो साइकोलॉजी के अंदर कुछ और प्रॉब्लम्स भी आते हैं जो गैर साइंसी लगते हैं, ठीक है। यानी जैसे रेप्लिकेशन का क्राइसिस है। अब ये रेप्लिकेशन का क्या मतलब होता है? यानी एक ही चीज को जब आप बार बार करें, देखो साइंस का एक असूल है कि आपने एक चीज का एक्सपेरिमेंट किया तो रिजल्ट आया, अब आप वही एक्सपेरिमेंट बार बार रिपीट करते हो तो सेम रिजल्ट निकलता है। लेकिन साइकोलॉजी के अंदर ऐसा नहीं होता। आपने एक बंदे के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया, उसने जो आंसर दिया वही एक्सपेरिमेंट आप किसी और बंदे के ऊपर करेंगे तो डिफरेंट रिजल्ट निकलेगा। यानी इसका मतलब है कि अगर एक ही एक्सपेरिमेंट डिफरेंट लोगों के ऊपर आप अप्लाई करते हैं लेकिन उसका रिजल्ट सेम नहीं निकलता तो वो तो भी साइंस ना हुई ना भाई, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन क्राइसिस। इसके अलावा इसके अंदर क्योंकि साइकोलॉजी के अंदर हम जो इंसान हैं हम उनके बिहेवियर को देखते हैं, और इंसान का जो बिहेवियर है ना वो सब्जेक्टिव है यार। मतलब आप इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इसको आप कोई इसकी मेजरमेंट नहीं कर सकते कि अच्छा जी यार 2+2=4, ये इस तरह का कोई चीज़ नहीं है। इंसान का जो जो बिहेवियर है वो तब्दील होता रहता है। कोई कैसे सोचता है, क्या करता है, क्या जहन में चलता है, हम इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ा बहुत तो हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं उसके एक्सप्रेशन से कि अच्छा अब इसको गुस्सा चढ़ रहा है, अच्छा अब इसको दर्द हो रहा है, अब पता चल रहा है कि ये रो रहा है। लेकिन यार जहन में क्या चलता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो एक्सप्रेशन लेस होते हैं, पता नहीं चल रहा होता उनके जहन में क्या चल रहा होता है। अब जैसे जो इंडियन के पुराने वो हैं अपना कैप्टन धोनी, माही, यार आपने देखा उसको कितना वो कूल रहता है, पता नहीं चल रहा होता उसके जहन में क्या चल रहा होता है। इतना प्रेशर वाला मैच होता है लेकिन वो ऐसे चुप करके खड़ा होता है। जब मैच जीते रहे होते हैं तब भी ऐसे होता है, जब हार रहे होते हैं तब भी ऐसे होता है। तो इसका मतलब है कि इंसान का जो बिहेवियर है ना वो एक सब्जेक्टिव नेचर है, वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसको परखना, इसको समझना, इसको प्रेडिक्ट करना यानी कि बड़ा मुश्किल है, और वो भी हर एक अलग अलग इंसान का, ठीक है। सो ये इन दो बातों की वजह से कुछ लोग कहते हैं कि ये भी साइंस की फील्ड नहीं है। तो भाईजान ये डिबेट चलती रहती है। एक तरफ तो वो साइकोलॉजी के अंदर साइंस जो है ना साइंटिफिक तरीकों से रिसर्च की जाती है इंसान के बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस को समझने के लिए, जिसके अंदर एम्पेरिकल मेथड्स भी यूज होते हैं, और एक तरफ जनाब वो रेप्लिकेशन के क्राइसिस आते हैं, सब्जेक्टिव नेचर आती है। और ये चीज़ें तो साइंस के खिलाफ होती हैं। साइंस तो कहता है भाई हर एक चीज़ को प्रेडिक्ट किया जाता है, यानी जैसे आप करेंगे वैसे हो, तो वो हम कहेंगे हाँ यार ये एक साइंसी चीज़ है। 2+2=4 ये एक साइंसी चीज़ है। लेकिन हर दफ़ा 2+2=4 ना हो, कभी 5 हो कभी 6 हो, तो फिर क्या होगा? वो तो फिर साइंस ना हुई ना, ठीक है जी। सो ये डिबेट है, ये इंट्रोडक्शन है। मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम ये पढ़ रहे हैं जो साइकोलॉजी है ना यार वो साइंस है कि नहीं है। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो साइंस से ताल्लुक़ रखती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो साइंटिफिक नहीं है। सो लोग आपस में लड़ते रहते हैं, कोई कहता नहीं ये साइंस की फील्ड है, कोई कहता नहीं है साइंस की फील्ड। सो अब हम मज़ीद इसके अंदर देखते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे ये जो साइंस होती है ये क्या होती है। साइंस आपने बचपन में 8वीं क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है ना यार। सिंपल ये है, किसी भी चीज़ को समझने के लिए जब आप सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड तरीके इस्तेमाल करते हैं ना, हम उसको बोलते हैं साइंस। किसी चीज़ को डिस्कवर करना है, समझना है, या किसी नेचुरल फेनोमेना को एक्सप्लेन करना है और उसके लिए आप साइंटिफिक तरीके इस्तेमाल करते हैं, हम उसको बोलते हैं जनाब ये साइंस है। बारिश होती है तो बारिश कैसे होती है, किस तरीके से होती है, इसका उसको आप साइंटिफिक तौर पे आप देखोगे, परखोगे,
ठीक है ना, ये नेचुरल फेनामेना है। हवा क्यों चलती है, गर्मी क्यों होती है, सर्दी क्यों होती है, ठीक है ना, सर्दियों में मौसम यानी तब्दील क्यों हो जाता है, सर्दियों और गर्मियों में मौसम एक अलग होता है, पसीना क्यों आता है। अब ये सारी क्या चीज़ें, ये एक नेचुरल चीज़ें हैं। हाँ, इसको साइंस क्या करती है, साइंटिफिक तरीकों से हमें बताती है और समझाती है। यानी इसके अंदर हम एम्पेरिकल एविडेंस करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, और साथ में साइंस के अंदर ऑब्जेक्टिविटी होती है, यानी चीज़ वाज़ेह होती है कि भाई ये करोगे तो ये होगा, इन दो केमिकल्स को आप आपस में मिक्स करोगे तो ये चीज़ बनेगी, ठीक है ना। जामी श्री या रूह अफ़ज़ा पानी में डालोगे तो पानी मीठा हो जाएगा। दिस इज ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी नहीं है कि पता नहीं होगा कि भी नहीं होगा। अब जैसे देखें ना, ये फिल्में होती हैं, क्या होती हैं फिल्में, आपने अच्छी फिल्म बना ली लेकिन पता नहीं चलेगी कि नहीं चलेगी, ये क्या है, ये सब्जेक्टिविटी चीज़ है। लेकिन ऑब्जेक्टिव चीज़ है कि हाँ यार ये चलेगी, हाँ ये काम होगा, ये ऐसे ही होता है, ठीक है जी। एक पानी नीचे फेंकेंगे ज़मीन के ऊपर तो ज़मीन गीली हो जाएगी, ये तयशुदा है। दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव चीज़, यानी पता चल रहा है कि हाँ यार यही रिजल्ट निकलेगा, यही प्रेडिक्टिविटी निकलेगी, ठीक है जी। तो साइंस के अंदर तो ये फील्ड यानी डेफिनेशन आई। अब हम देखेंगे इस डेफिनेशन के तहत वाकई जो हमारी प्यारी फील्ड है साइकोलॉजी, वो साइंटिफिक है कि भी नहीं है। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि यार हम जब साइकोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हमें बताया गया है कि अब साइकोलॉजी के अंदर साइंटिफिक मेथड्स इस्तेमाल होते हैं। सो पहला आर्गुमेंट, साइकोलॉजी साइंस है कि नहीं, हाँ भाई है। पहला रीजन क्या देंगे भाई, इसके अंदर साइंटिफिक मेथड्स इस्तेमाल होते हैं। कौन से होते हैं जनाब भाई, हुआ ये था कि ये जो साइकोलॉजिस्ट हैं वाटसन और स्किनर, जिसको बिहेवियरिस्ट बोलते हैं, ये एक स्कूल ऑफ थॉट है बिहेवियरिज्म, जो बिहेवियर के ऊपर बात करते हैं। अच्छा, इन्होंने ना कुछ एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने कुछ ऐसे साइंटिफिक मेथड्स हमें बताए जिसके जरिए हम लोगों का बिहेवियर और उनका मेंटल प्रोसेस प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उनको बिहेवियर को समझ सकते हैं। उन्होंने हमें ये सारी चीज़ें बताई। और उसके बाद जब 1950 के अंदर जब ये कोग्निटिव रिवोल्यूशन आया, यानी कोग्निटिव एक फील्ड है साइंस की, जब उसको जब वो इंट्रोड्यूस हुई तो उसके बाद मजीद साइंटिफिक मेथड्स इस्तेमाल होना शुरू हुए। सो भाई एक तो चीज़ हमें वाजे होगी कि साइकोलॉजी के अंदर भाई साइंटिफिक मेथड्स से ही लोगों के बिहेवियर को हम प्रेडिक्ट करते हैं, समझते हैं, यानी साइंसी तरीके इस्तेमाल होते हैं। और ये वाटसन साहब, स्किनर साहब ने किए। एक कुत्ते का बहुत बड़ा एक मशहूर जो है ना वो एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊंगा, वो भी एक साइंसी तरीका है। तो इन्होंने कहा कि नहीं यार साइंटिफिक मेथड्स होते हैं साइकोलॉजी में। तो पहला आर्गुमेंट कि साइकोलॉजी साइंस है, हाँ जी है, तो पहला जो उसका आर्गुमेंट उसके फेवर में जाता है कि भाई इसमें साइंटिफिक मेथड्स इस्तेमाल होते हैं, जिस तरह बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं, इस तरह यहाँ पे भी इस्तेमाल होते हैं। दूसरा ये कि यहाँ पे ना रेप्लिकेबिलिटी है, ठीक है, मतलब बाज़ औक़ात साइकोलॉजी के अंदर ऐसे एक्सपेरिमेंट भी होते हैं कि एक चीज़ आपने की तो उसका रिजल्ट हमेशा सेम निकलता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये हर बार नहीं होता, लेकिन कुछ कहते हैं होता है। उसका एक बड़ा मशहूर एग्जांपल है कि एक स्टडी की गई थी मिलग्राम ओबीडेंस। उसमें उन्होंने क्या किया कि लोगों को जनाब सख्ती की कि भाईजान अगर तुम ये काम करोगे तो तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे, अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो तुम्हें इतने छितर पड़ेंगे। तो लोग मजबूरन काम करते रहे, वो वही सेम करते रहे, बार बार करते रहे। यार ये ऐसे ही है ना, जैसे आप 8 घंटे की नौकरी करते हो तो आपको 8 घंटे काम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। अब ये क्या, ये एक एक्सपेरिमेंट है, ये जो बार बार रिपीट भी होगा तो इसका सेम ही क्या निकलेगा, आउटकम निकलेगा। तो कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि नहीं भाई ये रेप्लिकेशन का जो फार्मूला है वो यहाँ पे भी अप्लाई हो सकता है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये नहीं होता, वो मैं आपको आगे भी बताता हूँ। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं जी आप इसको रिपीट कर सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। तो उसका इन्होंने एक एग्जांपल दिया है मिलग्राम ओबीडेंस का। इसके अंदर यही हुआ था कि जैसे यार एक हुकूमत है, वो आपके ऊपर सख्ती करती है, आपको मजबूर करती है, तो फिर आप वो चीज़ें करते हो बार बार, ठीक है ना। यानी कि सिग्नल पे खड़े होना, अगर नहीं खरीदोगे तो क्या होता है, चालान होता है। यानी वो जो बिहेवियर है, वो जो आप काम बार बार रिपीट कर रहे हो, इसका मतलब है कि यार ये साइंसी चीज़ है ना। हाँ जी, साइंस तो ऐसे ही कहती है ना, पानी जमीन के ऊपर गिरेगा तो जमीन गीली हो जाएगी, ये साइंस कहती है। दिस इज, ये हर बार करोगे तो हर बार ऐसे ही होगा। तो इसी तरीके से इंसानों का जो बिहेवियर है वो भी बार बार इस तरह, यानी कि उनको आप रिप्लिकेट कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं बार बार वैसे का वैसा। उसका एक एग्जांपल मिलग्राम ओबीडेंस स्टडी है, ये कभी गूगल पे सर्च कीजिएगा, आपको इसकी मजीद डिटेल मिल जाएगी, ठीक है जी। सो दूसरा आर्गुमेंट ये है कि जिस तरह साइंसी तरीके हैं उसमें कोई चीज़ बार बार रिपीट होती है, तो भाई यहाँ पे भी रिपीट होती है, यहाँ पे भी रेप्लिकेबल होती है,
ठीक है। अब इसके जो है ना वेबनर, फेचनर और वुंडर्ट, इन्होंने तो ये बात मानी भी है, इन्होंने अपनी एक्सपेरिमेंट करके इस चीज़ को साबित भी किया है। सो ये हो गया दूसरा एक यानी कि आर्गुमेंट। तीसरा आर्गुमेंट जो कहता है कि साइकोलॉजी वाकई एक साइंस की फील्ड है, वो ये है डिटर्मिनिस्टिक पर्सपेक्टिव। अब ये क्या चीज़ होती है, डिटर्मिनिज्म क्या होता है यार? ये देखो, कोई भी ये कहते हैं कि इंसान का जो बिहेवियर है ना, वो जनाब उसके पीछे कोई ना कोई कॉज होता है, कोई रीज़न होता है, कोई मकसद होता है, या कोई फैक्टर होता है, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। यानी आपको आपके पेट में खाना ख़त्म हो जाएगा, हजम हो जाएगा, आपने 9 घंटे से कुछ नहीं खाया, तो आपका इंटरनली फैक्टर आपको कहेगा कि खाना खाओ, आप खाने पे मजबूर हो जाएंगे, ठीक है। या एक्सटर्नल फैक्टर होता है, आपको किसी सर ने कहा, किसी बंदे ने आपको कहा ये काम करो, तो आप करने लगते हो बार बार। तो यानी इंसान का जो बिहेवियर है, इंसान जो भी काम करता है ना, उसके कोई ना इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। तो अब ये जो फैक्टर्स है ना, ये क्या कहते हैं, इसका मतलब है कि भाई आप सॉरी, इसका मतलब है कि आप इंसान का जो बिहेवियर है उसको डिटरमाइन कर सकते हो, और उसके पीछे कोई ना कोई कॉज होता है। अब साइंस के अंदर भी तो ऐसे ही होता है ना कि यार जमीन गीली क्यों होती है, क्योंकि भाई इसके ऊपर पानी गिरता है। अब ये पानी गिरना इट इज एक ये रीजन है, ये मकसद है। तो इसी तरीके से जनाब डिटर्मिनिस्टिक जो पर्सपेक्टिव है साइकोलॉजी का, वो भी यही कहता है कि यार आपका इंसान का जो बिहेवियर है ना, वो उसमें कोई ना कोई इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो उसको मजबूर करते हैं काम करने के ऊपर। पानी कमी हो जाती है जिस्म के अंदर जनाब एनर्जी की कम हो जाती है, तो हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। और एक्सटर्नल ये होता है कि हमें कोई मजबूर करता है ये काम करने को। हमारे बड़े, हमें पेरेंट्स कहते हैं कि ये काम करो, हमें घर वाले कहते हैं कि दही ले आओ, ये ले आओ। तो यानी ये एक्सटर्नल फैक्टर है जो आपको कहते हैं कि जाके ये काम करो, ये बिहेवियर यानी कि करो। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं, इसके पीछे कोई ना कोई प्री एग्जिस्टिंग कॉज होता है आपके बिहेवियर के ऊपर। तो भाई ये भी एक साइंसी असूल है। सो ये है तीसरा आर्गुमेंट। यानी अब देखो, यहां तक हमें यह पता चला कि जो लोग कहते हैं साइकोलॉजी साइंस है, तो उसके वो रीजन क्या देते हैं। पहला रीजन देते हैं कि साइंटिफिक मेथड्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है, बात सही कहते हैं। दूसरा कहते हैं रिप्लिकेबिलिटी होती है, यानी कि यहाँ पे बिहेवियर को रिपीट किया जा सकता है, ठीक है। उसका एग्जांपल उन्होंने मिलग्राम ओबीडियंस स्टडी का दिया है कि एक ही लोगों से आप एक ही काम बार बार करवा सकते हो, ठीक है। अगर कोई अथॉरिटी है, कोई हुकूमत है, वो आपसे बार बार काम करवा सकती है। मिसाल के तौर पे जो कैदी होते हैं, उनको सुबह 6 बजे उठना पड़ता है, सब 6 बजे उठते हैं, सबको 7 बजे खाना मिलता है, सब 7 बजे नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है। तो मतलब ये है कि इंसान का बिहेवियर रिपीट हो सकता है। इसके अलावा जो तीसरा एग्जांपल है, जो आर्गुमेंट देते हैं कि साइकोलॉजी साइंस है, वो ये है कि डिटर्मिनिस्टिक एक अप्रोच है कि इंसान का जो बिहेवियर है ना, वो ऑलरेडी उसके पीछे कोई ना कोई प्री एग्जिस्टिंग कॉज होता है, मकसद होता है, कोई वजह होती है। अब वो इंटरनल हो सकता है या एक्सटर्नल रीज़न हो सकता है। इंटरनल ये है कि जिस्म का कोई हिस्सा अंदर ही नेचुरली आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो आप ये चीज़ काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। और एक्सटर्नल ये होता है कि आपको कोई कहता है, आपका कोई सर है, आपकी फैमिली है, किसी के कहने के ऊपर कोई काम करते हैं, तो इसका मतलब है कोई ना कोई कॉज तो है ना। और साइंस भी यही कहती है कि कोई भी काम होता है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, या चाहे वो इंटरनल रीज़न होता है या एक्सटर्नल रीज़न होता है। सो ये जो 3 आर्गूमेंट है, इससे तो यही पता चलता है कि भाई साइकोलॉजी प्रॉपर साइंस है। लेकिन ठहरिए जनाब, बात यहीं तक ख़त्म नहीं हुई। कुछ और लोग भी हैं, वो कहते हैं कि हम आर्गूमेंट देते हैं कि साइकोलॉजी साइंस नहीं है। अच्छा जी, अब उसमें सबसे पहले वही देते हैं, नॉट डिटर्मिनिज्म। पहले वाले कहते थे नहीं जी, आप यहाँ पे ना कोई डिटरमाइन कर सकते हैं। कुछ लोग और आए, वो कहते हैं नहीं नहीं भाईजान, ये क्या बातें करते हो भाई, इंसान के अंदर एक फ्री विल होती है। बाज़ वक़्त आपको भूख लगती है, आप खाते नहीं हो, आप डाइटिंग के ऊपर होते हो, आपने रोज़ा रखा होता है, यानी अपनी विल के ऊपर कंट्रोल करते हो ना। बाज़ वक़्त कुछ लोग कहते हैं ये काम करो, आप नहीं करते, आप अपनी जगह से टस से मस नहीं होते। हाँ जी, अम्मी कहते हैं जाओ दही ले आओ, आप दही कहते हैं मैं नहीं लेने जाऊंगा, आप घर में कमरे में आके बैठ जाते हो, अपने बिहेवियर को कंट्रोल करते हो। तो वो ये कहते हैं कि यार इंसान का जो बिहेवियर, उसके पीछे कोई फैक्टर नहीं है इंटरनल एक्सटर्नल, वो फ्री विल है, उसके अंदर एक विल पावर है, उसके ऊपर वो काम करता है। ये जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के जो मानने वाले हैं ना, जो उसके पुजारी हैं ना, वो तो यही कहते हैं कि इंसान के अंदर एक फ्री विल है, इंसान फ्री विल है, मर्जी है उसकी, जो करे जैसे करे, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, उसका कोई कॉज नहीं बता सकते, ठीक है। सो ये जो चीज़ है, ये तो फिर यार वाकई इनकी बात भी सही लगती है। इससे तो फिर पता चलता है कि यार ये साइकोलॉजी साइंस की फील्ड नहीं है, ठीक है। यानी इंसान इंडिपेंडेंट है फिजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर से, ठीक है। तो इंसान जो है ना, कोई भी हो, बाज़ औक़ात देखो कुछ इंसान बड़े मजबूत भी तो होते हैं ना, कोई क्या भी कहे वो अपनी ही मनमानी करते हैं, ठीक है ना।
कोई उनको कितना भी मीठा खिलाए वो मीठा नहीं खाते, कहते नहीं जी मेरा वेट बढ़ जाएगा मैं नहीं खाऊंगा, हालांकि उनको बड़ा शौक होता है, भूख भी लगी होती, कंट्रोल करते हैं। यानी इंसान का मतलब बिहेवियर है वो इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। पहले वाले भाई साहब जो है डिटर्मिनिज्म वाले, वो तो कहते हैं कि नहीं जी फैक्टर्स होते हैं, उनकी बात भी सही है, तो यार ये बात भी वजन में रखती है। सो पहला जो आर्गूमेंट आया कि साइकोलॉजी साइंस नहीं है, वो ये आया। अच्छा जी, दूसरा है इनएडिक्वेट जनरलाइजेशन, यानी इसका मतलब ये है कि यार जो साइंसी असूल होते हैं ना वो हर जगह पे सेम होते हैं, हर जगह पे आप सेम उनको अप्लाई कर सकते हो कहीं पे भी, लेकिन साइकोलॉजी के अंदर ऐसा नहीं होता। हर एक इंडिविजुअल डिफरेंस है, एक ही एक्सपेरिमेंट आप हर एक बंदे पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक इंसान की अलग अलग थिंकिंग प्रोसेस है, वो अलग तरीके से सोचता है, उसकी अलग नेचर है, उसका सोचना, उसका बैठना, उसका बिहेवियर अलग है। कुछ जज्बाती होते हैं, कुछ ठंडे होते हैं, कुछ इवल माइंड होते हैं, कुछ बड़े यानी कि बड़े नेक इंसान होते हैं, ठीक है ना, तो ये आप अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा कि साइकोलॉजी के अंदर ऑब्जेक्टिविटी बहुत कम होती है, सब्जेक्टिविटी ज़्यादा होती है। यार इंसान का बिहेवियर है ना, आप उसको कैसे आप मतलब कहेंगे कि अच्छा जी अब आज यही सोचेगा। मतलब आपने एक बंदे को कहा आई लव यू, जरूरी नहीं वो आपको आई लव यू टू बोले, आपको वो आई हेट यू के भी बोल सकते हैं, मैं आपसे नफरत करता हूँ, मैं आपसे मोहब्बत नहीं करता, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आपने किसी बंदे को थप्पड़ मारा तो वो आगे से कहे कि नहीं आपने अच्छा किया मुझे थप्पड़ मारा क्योंकि मैं इसके लायक था। कोई ये भी कह सकता है, कोई आगे से आपको दो थप्पड़ भी मारेगा। यानी इंसान का जो बिहेवियर उसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी बहुत कम है, सब्जेक्टिविटी बहुत है। यानी इंसान की जो नेचर है, उसका जो बिहेवियर है, उसको वो कोई साइंसी चीज़ नहीं है 2+2=4 सबको पता है ऐसे ही होगा, ऐसा नहीं होता यार, वो चेंज होता रहता है, पता नहीं चल रहा होता। और सब बंदों के अलग अलग है। यानी 4 बंदे हैं, 4 बंदों को आप एक ही गाली देते हो, उसमें से 2 बंदे आपको मारने के पीछे बढ़ते हैं, 2 बंदे चुप करके बैठ जाते हो, कहते हैं यार मिट्टी पाओ हमने क्या करना यार ये वगैरह। मतलब देखें ना, तो इंसान का जो नेचर है, इंसान का जो बिहेवियर है, वो एक सब्जेक्टिव बात है। तो जनाब ये चौथा जो आर्गूमेंट है, वो लोग ये जो कहते हैं कि साइकोलॉजिकल साइंस नहीं है, वो ये कहते हैं कि यार यहाँ पे ना सब्जेक्टिविटी ज़्यादा है, ऑब्जेक्टिविटी बहुत कम है। हालांकि साइंस के अंदर तो ऑब्जेक्टिविटी होती है। तो यार ये बात भी इनकी वजन वाली है। तो यहाँ से भी ये पता चलता है कि साइकोलॉजी जो है ना, इसके अंदर ये यानी कि साइंस नहीं है। इसके अलावा ये कहते हैं कि रिप्लिकेशन क्राइसिस भी है, यानी हर बार आप इंसान के ऊपर एक्सपेरिमेंट करें और एक ही रिजल्ट निकले, सही नहीं हो सकता यार। इवन हद तक ये होता है कि एक ही काम एक ही इंसान बार बार एक जैसा नहीं कर सकता, थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, ऐसा ही है नहीं। लेकिन साइंस के अंदर ऐसा नहीं होता, कोई भी एक्सपेरिमेंट करें तो हमेशा एक ही रिजल्ट आता है। 2+2 करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर 4 ही आएगा, 4 ही आएगा। लेकिन नहीं, इंसान का जो बिहेवियर है उसके ऊपर आप जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो रिप्लिकेशन नहीं होती, बार बार वो चीज़ आपको सेम रिजल्ट या आउटकम नहीं मिलता। हालांकि जो लोग मानते हैं कि साइकोलॉजिकल साइंस है, जो मैंने आपको पहले बताया था, वो तो कहते हैं नहीं जी अगर आप डंडा दें तो सब एक जैसा काम बार बार करने लग जाते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं यार इंसान ऐसा नहीं होता भाईजान, ठीक है 8 घंटे सब काम करते हैं, कुछ लोग 7 घंटे, कुछ 7.5 काम करते हैं, कुछ 7.25 काम करते हैं। तो मतलब ये एप्लीकेशन का भी क्राइसिस है, जो एक गैर साइंसी चीज़ है, और इससे ये साबित होता है कि साइकोलॉजिकल साइंस नहीं है। अच्छा दोस्तों, अब आपको मैंने दोनों आर्गूमेंट बता दिए, वो आर्गूमेंट भी बता दिए जिससे पता चलता है कि साइकोलॉजिकल साइंस, और मैंने वो भी चीज़ें बताई जिससे ये पता चलता है कि साइकोलॉजी साइंस नहीं है। अच्छा, अब अगर देखा जाए तो इसके यार वैसे ना साइकोलॉजिकल के 2 मेन एस्पेक्ट्स हैं। अब यहाँ पे हम चीज़ों को आपस में मिक्स करते हैं। यार साइंस तो है, ये आप मान लें, लेकिन अब यहाँ पे मजीद अगर डिबेट ये चलती है कि ये आया सोशल साइंस की फील्ड है या नेचुरल साइंस की फील्ड है, ठीक है। अब नेचुरल साइंस क्या होती है? नेचुरल साइंस ये होती है जिसके अंदर नंबर्स होते हैं, हार्ड फैक्ट्स होते हैं जिनको आप तब्दील नहीं कर सकते। मतलब नेचुरल साइंस के एग्जांपल क्या हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, ये नेचुरल साइंस के फैक्ट्स हैं। और सोशल साइंस क्या होती है? जिसके अंदर हम इंसान का बिहेवियर पढ़ते हैं, उसकी थिंकिंग, उसकी कंडीशंस के बारे में पढ़ते हैं, जैसे सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है ना जी, जैसे हिस्ट्री है, ये सोशल साइंस के सब्जेक्ट है, जिसके अंदर इंसान की हिस्सियत, इंसान की हिस्ट्री और इंसान का आना जाना, उसकी इकोनॉमिक्स, ठीक है, मईशत, फाइनेंस, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो अब लोग कहते हैं कि यार साइकोलॉजिकल साइंस है, लेकिन इसके अंदर ये दोनों किस्म की फील्ड फिट होती हैं। यानी उसका एक एस्पेक्ट है सोशल साइंस का। सोशल साइंस में हम क्या करते हैं? इंसान की हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, उसके बिहेवियर के बारे में, उसकी पॉलिटिकल स्ट्रगल के बारे में पढ़ते हैं। तो साइकोलॉजी के अंदर भी इंसान का हम जो है ना वो नेचर के बारे में पढ़ते हैं, उसके बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन साथ में इसके अंदर एक नेचुरल साइंस का भी फैक्टर है, यानी एस्पेक्ट है कि जैसे नेचुरल साइंस के अंदर जो एक्सपेरिमेंट यूज़ किए जाते हैं ना, वो बड़े एम्पेरिकल मेथड्स होते हैं, साइंटिफिक मेथड्स होते हैं, उन तरीक़ों से हम चीज़ों को समझते हैं, परखते हैं। तो यहाँ पे भी ये चीज़ होती है। तो अगर देखा जाए तो साइकोलॉजी के अंदर दोनों चीज़ें आती हैं,
सोशल साइंस का फैक्टर आता है, जहाँ जब डेफिनेशन की बात आती है, सब्जेक्ट की बात आती है कि इंसान का बिहेवियर हम पढ़ते हैं, जो इंसान का बिहेवियर है वो तो हम सोशल साइंस के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन उस हिसाब से देखा जाए तो साइकोलॉजी के अंदर सोशल साइंस का भी फैक्टर आता है। और दूसरा, जो नेचुरल साइंस के अंदर जो एक्सपेरिमेंट इस्तेमाल होते हैं वो यहाँ पे भी इस्तेमाल होते हैं। अब देखें नेचुरल साइंस के जैसे अब मजीद फील्ड आ चुके हैं, जैसे बायोसाइकोलॉजी है, न्यूरोसाइकोलॉजी है, कोग्निटिव न्यूरो साइंस है, इसके अंदर दोनों चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यार एक बंदा जहनी मरीज़ है, अब वो उसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो आपको पता है उसको नेचुरल साइंस के ज़रिए भी ट्रीट किया जाता है। सोशल साइंस यानी उसके साथ काउंसलिंग की जाएगी, उसको समझाया जाएगा, उसको कन्विंस किया जाएगा, बातें की जाएंगी, ठीक है। अब ये क्या है, ये सोशल साइंस है ना, बातें करना, किसी को समझाना, उसके बिहेवियर को कंट्रोल करना, और साथ में उसको मेडिसिन भी दी जाती हैं, गोलियाँ भी दी जाती हैं। अब ये जो मेडिसिन है ये तो मेडिकल साइंस की फील्ड है, यानी ये तो नेचुरल साइंस की फील्ड है ना, तो दोनों तरीक़ों से एक बंदे का इलाज किया जाता है। यानी इसके अंदर एक सोशल साइंस का भी फैक्टर आ जाता है, यानी बात करना, कन्विंस करना, प्यार से बात करना, उसको समझाना कि भाई ये काम ना किया करो, ये ना करो। जो इंसान जिसके अंदर ये ऑब्सेशन का डिसऑर्डर होता है, जो वहम लोग होते हैं, एक ही काम बार बार कर रहे होते हैं, लेकिन साथ में डॉक्टर क्या करता है, वो उसकी काउंसलिंग भी करता है सोशल साइंस के ज़रिए, और साथ साथ में उसको मेडिकेशन यानी मेडिसिन भी देता है, गोलियाँ भी देता है, ताकि उसका जो माइंड है, उसकी माइंड के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं, जो थिंकिंग पैटर्न्स हैं, वो बड़ा शांत रहें, सुकून से रहें, ठीक है। सो ये दोनों एस्पेक्ट इसके अंदर आ जाते हैं। सो दोस्तों अगर हम कंक्लूड करें तो साइकोलॉजी वाकई एक साइंस है, ठीक है। अब ये आपके पर्सपेक्टिव के डिपेंड है, आप इसको साइंटिफिक माने या ना माने, लेकिन आमतौर पे यहाँ पे साइंटिफिक मेथड्स इस्तेमाल होते हैं। लेकिन क्योंकि ये साइकोलॉजी जो है ना दूसरी साइंटिफिक फील्ड से थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम जो सब्जेक्ट है ना, यानी साइकोलॉजी में हम किस चीज़ को पढ़ते हैं, किस चीज़ को समझते हैं, मुझे बताएं आप। हम इंसान को समझते हैं, और इंसान बहुत कुत्ती चीज़ है यार, उसको समझना बड़ा मुश्किल होता है। हर इंसान दूसरे इंसान से डिफरेंट है, ठीक है। बाज़ों का चीज़ें सेम निकलती हैं कि अच्छा उसके अंदर वो भी ऐसे काम करता है, वो भी, लेकिन हर एक इंसान का अपना एक एक्सपेरिमेंट, उसका बिहेवियर है, उसका अपना मेंटल प्रोसेस है, कोई कैसे सोचता है, कोई कैसे सोचता है। आज तक ये चीज़ वाज़े नहीं हो चुकी कि इंसान है क्या चीज़ भला। यानी दुनिया के अंदर कोई ऐसी किताब नहीं है जिसके अंदर ये लिखा, यानी हमेशा के लिखा जाए कि हर इंसान ऐसे ही काम करता है, हर इंसान ऐसे, हर एक इंसान अलग अलग तरीके से सोचता है। इवन के यार जो आप में सगे बहन भाई होते हैं, उनकी सोचने का अंदाज़ डिफरेंट होता है। हालांकि वो एक ही माँ बाप के वो बच्चे होते हैं, उनके अंदर एक ही ब्लड होता है, लेकिन थिंकिंग पैटर्न्स अलग होते हैं, बिहेवियर अलग होते हैं। कोई निकम्मा होता है, कोई शरीफ होता है, कोई कमबख्त बड़ा कमीना निकलता है जाके, समझ गए ना। तो ये चीज़ है, तो सब्जेक्ट मैटर साइकोलॉजी का बड़ा वेरी करता है। तो इस हवाले तो ये एक ना मतलब एक अनसाइंसी, गैर साइंसी चीज़ है। लेकिन फिर क्योंकि इसके अंदर अब साइंटिफिक मेथड्स आ चुके हैं, इसके अंदर तरक्की हो चुकी है, तो साइंटिफिक मेथड तरीके से लोगों को बिहेवियर को प्रेडिक्ट किया जाता है। उनके अंदर अगर जहनी कोई अमराज हैं, उनकी तशखीस की जाती है, इलाज किया जाता है, उनकी ट्रीटमेंट की जाती है, ठीक है जी। सो ये आपके पर्सपेक्टिव के ऊपर डिपेंड है, लेकिन आमतौर पर साइकोलॉजी को वैसे एक साइंस ही माना जाता है, ठीक है। नेचुरल साइंस की भी फील्ड में ये फॉल करती है, और साथ में ये सोशल साइंस की फील्ड में भी फॉल करती है। सो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। मेरे ख्याल में थोड़ा ये यानी कि लेंथी हो गया, उसके लिए मैं आई एम सॉरी, माजरत, लेकिन क्या करें, टॉपिक ही ऐसा था। चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।